Students, today we'll discuss how to calculate the order of reaction. We know what is order of reaction, the sum of the powers by which the reactant terms are raised in the rate law expression. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए and B. A and B are reactants. If its power is 2, its power is 1, the order of reaction is 3. Now हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप रिएक्शन को देख करके ऑर्डर पता नहीं लगा सकते एक्सेप्ट द एलिमेंट्री और द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सिंगल स्टेप. नाउ अब अगर हमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, मीन्स डाटा अवेलेबल है और ये मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक, तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो. हमने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट. यू कैन फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली. अब एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज़ अगर आपको मिल जाती हैं, मीन्स आपने एक्सपेरिमेंट किया, 0.3 मोलर ये लिया, 0.2 मोलर ये लिया, ये रिएक्शन है NO प्लस O2 इज इक्वल टू NO2. तो NO2 बना इस रेट से, ठीक. ये पूरा का पूरा आपके पास डाटा अगर आ जाता है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो. कैसे देखते हैं, बड़ा आसान तरीका है. इस टाइप के मैंने आपको नोट्स में 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, पर करवाऊँगा एक ही, बाकी सब एग्जैक्टली इसी तरीके से होने वाले हैं, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है. तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करो. नोट्स में ये सोल्व भी है, यहाँ मैं सोल्व करवा रहा हूँ. बाकी आप ट्राई करने की नहीं होता है तो आप फिर जब हमारी मीटिंग होती है जूम पर, वहाँ इसको एज ए डाउट कर लेंगे जो बाकी आपके अनसोल्व रह जाएंगे. ऑल्दो दे आर सोल्व इन द नोट्स, यू कैन ईजिली डू दैम. नाउ सी, अब देखो, पता है आपको व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट इज इक्वल टू के इनटू हमारे पास क्या है NO, ठीक. अब ऑर्डर निकालने के लिए इन कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं है, छोड़ दो. ऑर्डर कोफिशिएंट और ऑर्डर का कोई लिंक नहीं है तो हमें इसको मेंशन नहीं करना है. इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये रिएक्टेंट्स हो गए. सपोज इनकी पावर है X एंड Y. क्या पावर है X एंड Y सपोज कर लिया. अब हमें X एंड Y को फाइंड करना है. ये एक मैथमेटिक टाइप से ही सॉल्व होने वाला है. केमिस्ट्री तो अब इसमें रह चुकी है, इतना पता लग गया कि ऑर्डर क्या है, बस यही केमिस्ट्री है. आगे आपका सारा पोर्शन मैथमेटिक्स का है. देखो कैसे करना है सिंपल वे में. आई डोंट नो, आपके पास बहुत सारे तरीके और भी होंगे करने के इनको, बट सबसे सिंपल तरीका. अब देखो हमने क्या किया, इसकी पावर क्या मान ली X और इसकी पावर क्या मान ली Y. अब ज़रा ध्यान देना, ये रिएक्शन एक ही है, ये एक्सपेरिमेंट 4 हैं बट रिएक्शन एक ही है. हुआ क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने इसके अमाउंट 0.3 ले लिया, सेकंड में 0.1, ऐसे हमने केवल कंसंट्रेशन चेंज की है, रिएक्टेंट सेम रखे हैं, प्रोडक्ट भी सेम हैं, तो रिएक्शन में चेंज बिल्कुल नहीं आया, ठीक. अब एक काम करो, देखो ये क्या दिया हुआ रेट. जब कंसंट्रेशन NO की और O2 की ये होगी तो रेट ये होगा, जब कंसंट्रेशन ये और ये होगी तो रेट ये होगा. पता ही है आपको रेट का मतलब ये हो गया रेट कि देखो. अब इसको निकालो पहले. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या आया, रेट कितना है 7.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के पता नहीं हमें, रेट कांस्टेंट ऑल्सो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें यहाँ. NO की कंसंट्रेशन देखो, इसके लिए क्या कंसंट्रेशन है 0.3 एंड रेज बाय पावर X एंड O2 की कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2, ये O2 है और यहाँ पर है 0.2 कंसंट्रेशन रेज बाय पावर Y, ठीक. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब एक काम करो, देखो आप कोई भी इन चारों में से ना एक और एक्सपेरिमेंट लो जिसमें ना इन दोनों में से कोई एक कॉमन हो, ताकि हम एक को काट सकें. जब एक अलग हो जाए, एक बाहर निकल जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो X या Y की वैल्यू निकाल लेंगे. अब देखो यहाँ 0.3 दिया हुआ है ये वाला, तो आप फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट ले लो, नंबर 3 वाला. कौन सा एक्सपेरिमेंट ले लो, नंबर 3 वाला.
अगर आप या फिर ये ले सकते हो, 1 में 0.2 है और यहाँ 0.2 ऑल तो कहीं है नहीं, छोड़ो फिर यहाँ पे होगा नहीं, तो आपको यही लेना पड़ेगा 1 और 3 वाला, दोनों कॉमन है तो दूसरा तीसरा ये ले लिया आपने। रेट कितना है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के इंटू, जब रेट ये है कितनी कंसंट्रेशन है 0.3 x एंड कितना है ये 0.4 y, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। और अब एक काम करो, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ बट आपको उसको करना है आगे टाइम बचाने के लिए। आप लिख दो डिवाइड 1/2, आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आ गया, ये आल दो आप इसको अगली लाइन में करोगे पेज के ऊपर, ठीक। अब देखो के से के कट जाएगा क्योंकि आपकी रिएक्शन है, तो सेम रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम ही रहेगी, कट गई, ठीक। इधर से x और x ये कट जाएगा क्योंकि आपके पास सेम है, ठीक। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सिंपल वे में वो यहाँ कर देता हूँ, ऑल दो कैलकुलेशन इज योर पार्ट, बट फिर भी देखो ये कितना है -1, यहाँ पर -2 दोनों पावर्स हैं, इसको अगर ऊपर भेज दोगे तो यहाँ +1 तो कितना रह गया ये -1, ठीक। और ये 2 पॉइंट ये हो गया। अब -1 का मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.72, ठीक। अब एक काम करो, फिर फर्दर इसको चेंज कर दो 72 में, अगर ये 72 है तो यहाँ से भी 0 हट जाएंगी, तो 72 डिवाइड बाय 288 इतना आ गया, ठीक। इधर से देखो 0.2 है 0.4 है, ये काट दो, कितना बच गया 2 डिवाइड बाय 4, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब जरा ध्यान देना, इसको अगर आप करोगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 72 इंटू 4 8 एंड 28 288, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 और ये 2, यानी कि 1 एंड 2 रेज बाय पावर y, 2 रेज बाय पावर y, ये आ गया आपके पास। अब देखो 1 इज इक्वल टू 1 नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, अब 4 इज इक्वल टू 2 रेज बाय पावर y, ठीक। अब 4 के इक्वल 2 करने के लिए कितनी पावर यहाँ पर लगानी पड़ेगी, 2 पावर लगा दूँ, अगर मैं y की पावर 2 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू 4, यानी कि पावर क्या हो गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि आपको ऑर्डर पता लग गया O2 का, कितना ऑर्डर आएगा O2 का, O2 का ऑर्डर आएगा आपके पास 2, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ गई 2, बहुत ही सिंपल वे में हुआ है, ठीक। आप इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, इसको ट्राई कर क्वेश्चन करने की। अब देखो हमने क्या किया, इसका और इसका यूज़ करके क्या निकाल लिया y। आप इधर आ जाओ आप, अब एक यहाँ पर y वाला कॉमन ले लो, जैसे 0.1 और 0.1, तो ये और ये इक्वेशन ले लो सेम इस तरीके से ही, तो ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट ये वाली इक्वेशन। रेट कितना है 6, इसके लिए 6 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू 0.1 रेज बाय पावर x, और दोबारा 0.1 ही दिया हुआ है रेज बाय पावर y, ठीक, डिवाइड बाय सेकंड कौन सी है, ये फोर्थ वाली जहाँ पर ये कॉमन है, तो कितना आ गया इसका रेट 2.40 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के लगाना है लगा दो, आल दो बाद में कट जाएगा, इंटू 0.4 रेज बाय पावर x एंड 0.1 रेज बाय पावर y, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो आपने 0.1 को 0.1 से कट कर दिया, ठीक, और आप पहले ही सिंप्लीफाई इसको कर लो, ये 10⁻⁻² है, इसे कट करोगे ऊपर क्या पहुंच जाएगा +2, यानी कि कितना रह जाएगा ये 10⁻⁻1 रह जाएगा। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इट मीन्स ये कितना हो गया 0.6 डिवाइड बाय 2.40 इज इक्वल टू के से यहाँ के कट जाएगा, बचा क्या
0.1 रेज बाय पावर x एंड 0.4 रेज बाय पावर x। अब देखो, अगर आप इसको 6 बना दो तो ये कितना हो जाएगा 24, 2.40 तो 24 हो गया। तो इसको करोगे तो 1/4 और यहाँ से ये कर दो तो ये कितना हो गया 1/4 रेज बाय पावर x। इट मीन्स इक्वल है, x की पावर कितनी आ गई 1, यानी कि इसकी पावर कितनी हुई 1, तो x की पावर 1 हुई, यानी कि NO की पावर कितनी हो गई 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड किया। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन वाज दिस। आपको सिंपली ये डिटरमाइन करना था कि कहाँ पर कंसंट्रेशंस सिमिलर है। यहाँ कंसंट्रेशन सिमिलर थी, इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे कर दो, आंसर सेम आएगा। यहाँ और यहाँ कंसंट्रेशन इसी इक्वल थी, यहाँ करके आपने इस तरीके से x और y को डिटरमाइन कर लिया। और इसी के साथ हमारे ऑर्डर के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हमने कर लिए। ऑर्डर के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं एक और नए कंसेप्ट पर, दैट इज़ नोन एज मोलैरिटी, सॉरी मोलिक्यूलैरिटी, गलती बोल दिया मैंने, मोलिक्यूलैरिटी। व्हाट इज़ मोलिक्यूलैरिटी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा मोलिक्यूलैरिटी को हम ऑर्डर के साथ जोड़ते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है मोलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंस का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिक्यूलैरिटी है क्या? देखो, ये चीज़ वैसे हम बिल्कुल फर्स्ट जो हमारा वीडियो बना था बेसिक्स वाला, उसमें डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल हमने उसको एग्जैक्टली मोलिक्यूलैरिटी के साथ में नहीं रिलेट लिया था, बट वहाँ पर हमने जो कोलिजन ली थी वही एक्चुअल में मोलिक्यूलैरिटी थी। क्या? देखो, जैसे हमने वहाँ रिएक्शन ली थी एक N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। एक रिएक्शन ये है C + O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक। अच्छा, और भी कोई रिएक्शन ले लो आप, Mg + O2 इज इक्वल टू MgO, ऑल दो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक। अब सुनो, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोलिक्यूल ऑफ N2 इज रिएक्टिंग विद 3 मोलिक्यूल ऑफ H2, दैट्स वाई इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 4 है। यहाँ 1 कार्बन 1 O2 से रिएक्ट कर रहा है, इसकी मोलिकुलैरिटी 2 है। यहाँ 2 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी मोलिकुलैरिटी 3 है। ये तो केवल मोलिकुलैरिटी को पता करने का तरीका है, बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलैरिटी? तो डेफिनेशन ये जाएगी, जब किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ स्ट्राइक करें, एक साथ कोलाइड करें या एक साथ हिट करें एक दूसरे को, उसे बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। मीन्स द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, एक ही टाइम में एक साथ, द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स और the atoms or molecules in a reaction which collide simultaneously is known as its molecularity। जैसे इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी 4 है और इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी 2 है। तो आप ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन आपको लगता है फास्ट है? क्योंकि मोलिकुलैरिटी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। देखो, यूजुअली बच्चे क्या बोलते हैं, जितनी मोलिकुलैरिटी हाई है उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत, बिल्कुल गलत। मोलिकुलैरिटी बढ़ने से लगातार रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। कैसे? दोबारा वही बेसिक्स जो हमने फर्स्ट वीडियो किया था, इसका आंसर वहीं पे जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आप एक काम करो, 2 वेसल बनाओ, ठीक, 2 वेसल,
एक वेसल में फर्स्ट रिएक्शन करो, दूसरी रिएक्शन वेसल में सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन। अब देखो राउंड को मान लो हमारे पास N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये जो आपने ले लिए स्क्वायर, इनको मान लो आप ये H2 है, ठीक, सॉरी हाँ H2, और यहाँ पर कार्बन को मान लो, लिख लो यहाँ पर कार्बन मीन्स O, यहाँ पे N2 को ऐसे ले लिया है और H2 को इस तरीके से लिया है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और O2 को आप यहाँ पर ले लो लाइक ए ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। नाउ सी, अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, वही देखो एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है, हर चीज़ वेरिएबल नहीं होती, अगर हर चीज़ ऐसे रखेंगे वेरिएबल तो आंसर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन कब होगी, ये रिएक्शन तब होगी जब एक N2 मीन्स ये, जब एक N2 और 3H2, ये H2, ये H2 और ये H2 बिल्कुल एक साथ टकराएं, मीन्स अगर एक N2 और एक H2 टकराया कोई रिएक्शन नहीं होगी, एक N2 और 2 H2 टकराए तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कब होगी, जब 3 H2 एक साथ इस एक N2 के साथ टकराएं। इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे बच्चे बहुत सारे ग्राउंड में खेल रहे हैं और आपने ये बनाई प्रोबेबिलिटी, तब आप बोल रहे हो कि कोई रिएक्शन हुई है जब 9th क्लास का एक बच्चा 10th क्लास के 3 बच्चों के साथ एक साथ टकरा जाए, ये पॉसिबिलिटी कम है। अब बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर 3 क्लासेस हैं तो 2 ही मान लो आप, एक 9th है और एक 10th है, 2 ही क्लासेस हैं और दोनों के 100 बच्चे एक छोटे ग्राउंड में खेल रहे हैं और भागे जा रहे हैं। जब भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे भी। अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 10th का बच्चा टकरा जाए, कोई रिएक्शन नहीं होगी, आपस में दोस्त हैं, मामला सुलझा लेंगे। 9th वाले भी टकराएंगे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे एक दूसरे को और कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट जब 9th और 10th के टकराएंगे तो रिएक्शन हो सकती है। अब वो देखो, एक कंडीशन तो ये है कि एक 9th का बच्चा टकराया एक 10th वाले से तब रिएक्शन हो। दूसरी कंडीशन ये है कि एक 9th वाला 3 10th वाले बच्चों से टकराए, भी एक साथ, मतलब कि तीनों 10th वाले बच्चे आ रहे हों एक साथ, वो तीनों टकरा जाएं, उसी के साथ में जाकर के 4th वाला बच्चा भी टकरा जाए। ये कंडीशन मुश्किल है, ये कंडीशन होनी मुश्किल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि हो सकता है कभी 9th का एक टकराया, कभी 9th का एक 10th के 2 टकराए, ऐसा चलता रहेगा। बट जो वो एक कंडीशन लगा दी है कि रिएक्शन तब होगी जब एक 9th और 3 10th वाले बच्चे टकराएंगे, तब रिएक्शन होगी। उस कंडीशन में वो चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे ही N और H टकराते रहेंगे, ये 9th है 10th है, एक N और एक H2 टकराते रहेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक तीनों H और N, एक बहुत ही अलग सी कंडीशन हो गई, तब जाकर के रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो जैसे जैसे मोलिकुलैरिटी, ये तो मोलिकुलैरिटी है 1 और 3, और यहाँ कितनी मोलिकुलैरिटी 2, 1 और 2, तो जैसे जैसे मोलिकुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कोलिजन के चांसेस कम होंगे। कौन से कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। जो टकरा रहे हैं वो तो कोलिजन हैं, बट वो इफेक्टिव तो नहीं हैं क्योंकि उनकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। कोलिजन अगर हो भी गई और रिएक्शन नहीं हुई तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। सो इफेक्टिव कोलिजन विल रिजल्ट इन दी रिएक्शन एंड इफेक्टिव कोलिजन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मोलिकुलैरिटी। तो ये हमारे पास मोलिकुलैरिटी का एक कंसेप्ट था। अब इसको अगर जोड़े हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल पॉसिबल है। देख किया है हमने, ऑर्डर 2.3 2.5 कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर फ्रैक्शनल में पॉसिबल है लेकिन मोलिकुलैरिटी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप एटम को हाफ नहीं कर सकते, आप मोलिक्यूल को हाफ नहीं कर सकते।
ठीक है, एटम को हाफ करना नामुमकिन है। तो मोलिकुलैरिटी एक तो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में पॉसिबल है। दूसरी चीज़, ऑर्डर कैन बी जीरो, कर चुके हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस फॉर्मूला भी कर चुके हैं। बट मोलिकुलैरिटी कैसे जीरो पॉसिबल है? जीरो मीन्स कि कोई भी एटम नहीं है और रिएक्शन हो जाए, नामुमकिन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो एक सबसे मेन इसके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, किस केस में अब ये सिमिलैरिटी आ जाती है कई बार, किस केस में ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी सेम होंगे? मीन्स मान लो जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर मोलिकुलैरिटी 3N14 है। अब ये किस टाइप की रिएक्शन हो कि मोलिकुलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर? सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसके अलावा जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में जो रिएक्शन हो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं RDS, RDX नहीं, RDS। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप उस रिएक्शन का, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है और यही स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन या फिक्स करता है। मीन्स जो सबसे स्लो स्टेप है ना, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखो, अब कई बार हम वो क्या आपकी वो होती है, जैसे एक रिले रेस होती है। अब रिले रेस में क्या होता है, हार किस टीम की होगी? जिसमें कोई एक प्लेयर भी सबसे स्लो होगा। ठीक है, 4 प्लेयर्स होते हैं रिले रेस में, जो सबसे स्लो होगा वो डिपेंड करेगा कि किस टीम में सबसे स्लो वाला पर्सन है, और वही टीम जो है वो हार जाएगी, या फिर ऑल्दो उसको हम इससे नहीं करेंगे, या जो सबसे फास्ट है वो जीत जाएगा। ऐसे ही RDS क्या हुआ, 1 2 3 4 स्टेप्स में रिएक्शन होने वाली है। अगर ये रिएक्शन ये स्टेप सबसे स्लो है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यही मेजर करेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, क्योंकि बाकी सब रिएक्शन बहुत फास्ट, बाकी सब स्टेप्स बहुत फास्ट होंगे। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर ही, यानी कि क्वेश्चन जो आएगा वो मेन बस यही आ सकता है, which step is known as the rate determining step? The slowest step of the reaction is known as the rate determining step। ठीक, तो हमारा अब ऑर्डर वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और कल मैं एक लास्ट वीडियो बना करके इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास अब लास्ट रह गया है जस्ट एक एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy, it is the last concept. After that chemical kinetic will get finished.